हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या चल रही है पढ़ाई आपकी? सब ठीक ठाक? सर्दी भी बहुत ज़्यादा है तो अब पढ़ाई, सर्दी के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रखें और पढ़ाई के साथ साथ अपनी सर्दी का भी ख्याल रखें, दोनों चीज़ों का। खैर, मैं आज के टॉपिक पे आता हूँ और आज का टॉपिक है आपका, जैसे कि आपको लिखा दिखाई दे रहा है, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रवेग। आज इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं और आपको गॉस की प्रमेय, वैद्युत फ्लक्स से संबंधित चीजें ये सारी निकालना भी बताएंगे, दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है। आप सब लोग देखें यहाँ पे। मैं सीधा शुरू करता हूँ, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपका, क्योंकि परीक्षाएं आपके सर पे हैं और 2 महीने से भी कम समय बचा हुआ है आपकी परीक्षाओं में, तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, आशा करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग जो पढ़ाई कम कर रहे हैं उसे थोड़ा सा ज़्यादा करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि इस समय आपके 2 महीने आप ये समझिए कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल पढ़ाई। ये समय आपका पढ़ाई का है और महत्वपूर्ण समय है। तो सर्दियों की फिक्र ना करते हुए, अन्यथा सर्दियों में जिस तरीके से आप पढ़ाई कम कर देते हैं, तो उसकी फिक्र ना करते हुए आपको पढ़ाई पे प्रॉपर फोकस करना है, खूब ज़्यादा। तो मैं आपको आज पहली हेडिंग बताता हूँ, जिसका नाम है क्षेत्रफल सदिश। अच्छा, अभी तक आपने देखा होगा कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि होती थी। आपने 9वीं कक्षा में, 10वीं में, और अब 4, 5, 6 से वर्ग के क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल, पता नहीं कितने कितने क्षेत्रफल पढ़ते हुए आए हो। लेकिन क्षेत्रफल क्या है, अभी तक आपको एक अदिश राशि बताई गई है। और यहाँ पे आप जो लिखा हुआ देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात क्षेत्रफल सदिश, इससे ही आधा दिमाग तो इसी से खराब हो जाता है। अब जाके आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि कैसे होती है? जैसे कोई भी पृष्ठ है, और सदिश राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप जानते हो कि इसकी दिशा होनी चाहिए। ठीक, तो कोई भी पृष्ठ है, मैं सीधा सा आपको यहाँ पे बताऊं कि जैसे कोई भी पृष्ठ है, मान लो कुछ भी हो सकता है, पृष्ठ ऐसे हो सकता है, पृष्ठ ऐसे हो सकता है, पृष्ठ का कुछ भी हो सकता है, पृष्ठ ऐसे हो सकता है, कोई भी पृष्ठ हो सकता है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल आप साधारण से निकालते रहोगे, इसका इस तरीके से, अगर ये गोला है तो आप, वृत्त है तो आप, अगर वर्ग है तो आप, ठीक है, कोई चतुर्भुज है तो आप, इसका क्षेत्रफल निकालने के आपने तमाम तरीके के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। लेकिन क्षेत्रफल सदिश निकालना किस तरीके से हो पाएगा? क्योंकि क्षेत्रफल तो आप परिमाण तो निकाल लेते हो, क्षेत्रफल निकाल लेते हो, लेकिन सदिश निकालने के लिए तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ी सी याद रखनी है कि सदिश का मतलब होता है सतह के परपेंडिकुलर, यानी कि सतह पे लंब। किसी भी जो आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है उसके लंबवत जो दिशा होती है वो सदिश की दिशा होती है। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, जैसे आपके पास एक किताब रखी हुई है, जैसे आपसे पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो आपको दिमाग नहीं लगाना, क्षेत्रफल सदिश मतलब सतह के अभिलंबन। इसके अभिलंबन जो सदिश होगा वो क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा आपका। ठीक, तो जिस तरीके से माना ये है, तो इस तरीके से इसके अभिलंबन, अगर कोई n कैप एकांक सदिश है, इसका क्षेत्रफल a है, ठीक, तो a वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा a इंटू एन कैप, जहां एन कैप क्या है, ये एकांक सदिश है। दिशा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे आप फ्लक्स पढ़ोगे, गॉस की प्रमेय पढ़ोगे, इन सब में आपको देखना पड़ेगा डीए यानी कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा। तो दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये कोई था, इसका एरिया ए था, इसके अभिलंबवत, कुल मिला के आपको दिमाग में क्या रखना है, सतह के अभिलंबवत। तो ए वेक्टर इक्वल टू होता है ए इंटू एन कैप, और जहां एन कैप क्या है, एकांक सदिश है, जो इस सतह की यानी कि जो आपका पृष्ठ है उसके अभिलंबवत है। तो क्षेत्रफल सतह जो होता है वो आपके सतह के, यानी कि जो दी हुई है आपकी, या पृष्ठ के अभिलंबवत, यानी कि पृष्ठ से कितने अंश का कोण बनाता हुआ, पृष्ठ से 90 अंश का कोण। तो ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है। आप फिर से देख लीजिए, ये कोई a है, इसका क्षेत्रफल a है, इसके अभिलंब दिशा में n कैप एकांक सदिश है, तो a वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश आपका होगा a इंटू एन कैप। ठीक है, एक मिनट देख लीजिए आप। बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपकी अगली चीज जो आती है क्षेत्रफल सदिश के बाद, वो आती है घनकोण। घनकोण समझना आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये आपने देख लिया होगा, इसे मैं मिटा देता हूं, और केवल आपको अभिलंबन ध्यान रखना है और ज्यादा कुछ दिमाग में रखना नहीं है, बाकी तो क्षेत्रफल आप निकालते रहो।
सदिश आ गया, सदिश के लिए दिशा, और दिशा क्या होती है मैंने लिख दिया सतह या पृष्ठ के अवलंब पर। ठीक है, ओके आगे देखिए आप। अगली चीज जो आपकी है वो है घनकोण की सॉलिड एंगल। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि गॉस की प्रमेय में आप घनकोण का या बहुत सारे चीजों में आपने घनकोण का प्रयोग बहुत करना होगा। अच्छा, घनकोण होता क्या है? तो आप लोगों ने कोण पढ़ा हुआ है, इसे मैं एक दफा छोड़ देता हूं, एक बार के लिए इसे छोड़ देता हूं। आपने ये कोण पढ़ा हुआ है, कोण, या इसको हम कोण या समतलीय कोण भी कह लेते हैं। कोण ऐसे हम क्या कह लेते हैं, इसे समतलीय कोण भी कह लेते हैं। समतलीय कोण मतलब एक समतल में होता है। जैसे मान लो ये कोई दो रेखाएं हैं एक समतल में, इनके बीच ये कोण बना हुआ है। ठीक है, दो रेखाओं के लिए होता है, एक समतल के लिए होता है, वो कोण होता है। और आपने कोण के बारे में पढ़ा होगा कि कोण होता क्या है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। जैसे ये कोई क्या कहते हैं, चाप है, इस तरीके से कुछ भी, ये चाप की लंबाई है, तो कोण बराबर चाप, और ये इसकी त्रिज्या है या कुछ भी ऐसे करके आप ये त्रिज्या मान लो। तो ये जो कोण का माप आप करोगे, ये त्रिज्या r है, इसकी लंबाई मान लिया कि l है या कुछ भी है, तो आपका थीटा इक्वल टू होता है चाप की लंबाई l और बटे त्रिज्या। ये आपने कोण के बारे में पढ़ा हुआ है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका घन कोण है। जब तक आपको कोण पता नहीं होगा तब तक आप घन कोण से फील नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसका मात्रक भी आपको मैं याद दिला दूं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक रेडियन होता है। ये आपने पढ़ा होगा कि ये कोण और घन कोण दो पूरक राशियां होती है और इनके मात्रक क्रमशः, इसका मात्रक रेडियन और इसका मात्रक अभी आगे बताएंगे स्टेरेडियन होता है, आपको पता होगा। ये तो बात कोण की हुई, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वगैरह वगैरह, ये सब जो आपने पढ़े हुए हैं। अब मैं बात घन कोण की कर लूं तो घन, ये समतलीय कोण था और ये जो आपका है वो 3D के लिए यानी कि त्रिविमीय कोण है, आप ये मानिए। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका समतलीय कोण था। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए मैं आपको बताऊं कि पहले तो आप घनकोण का फील समझो, फिर मैं उसका आपको बताऊं फॉर्मूला। फील क्या होता है? फील ये होता है कि मान लो कि इस तरीके से कोई गोला है। अच्छा, अब आपको यही बस महत्वपूर्ण बात समझनी है। ये जो मैंने बनाया हुआ है वो क्या है? वो है गोला। और यहां जो आप बना रहे थे इस तरीके से ये पूरा करते अगर, वो एक वृत्त और गोले में अंतर समझते हैं ना। ये आपको अगर ये चीज समझ में आ गई आपको तो घनकोण और ये आप तुरंत समझ जाओगे। गोला और वृत्त, गोला जो होता है वो 3D होता है, जैसे फुटबॉल हुई, बॉल हुई, ठीक है, आपका तरबूज हुआ, आपका अमरूद हुआ, सेब हुआ, ये है गोले। और वृत्त क्या हुआ? वृत्त आप जो ये पहनते हो, चूड़ी होती है, चूड़ी देखी होंगी, पहनाई होंगी, मतलब देखी होंगी कहने का मतलब, तो वो क्या होती है? वो होता है वृत्त। वृत्त और गोले में यही अंतर है। अगर आप ये चीज समझ जाओगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। गोला 3D पे होता है, त्रिविमीय होता है। मैंने आपको इतने सारे उदाहरण बताए हुए हैं, ठीक है, तरबूज, फुटबॉल और ये सब, अमरूद, सेब, ये सब ये क्या है? गोले हैं। और चूड़ी है, कंगन है, ये चीजें आपने देखी होगी, ये क्या होती है? ये वृत्त होती है। तो गोले के किसी, मान लो ये कोई भाग है, ये पूरे गोले का भी हो सकता है। मान लिया आपने गोले का कोई एक छोटा सा भाग लिया और ये इसके केंद्र पे जो कोण बनाएगा ये घनकोण होता है। ये घनकोण होता है। मान लो जैसे कोई गोला है, यहां गोले जैसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है हमें, तो मान लो कोई गोला है, जैसे ये मान लो गोला है, ठीक,
इधर अंदर इस तरीके से देखो, ये एक गोला बन गया या कोई भी पृष्ठ बन गया इस तरीके से, ठीक। ये वॉल होती है, कुछ होता है तो समझ में आता है आपको, ये कोई मान लो गोला है, ठीक। अब इसके ये इस तरफ से आपको दिख रही है, इस तरीके से आपका हमने कोई यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लें, तो उस पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनाया जाएगा वो घनकोण कहलाएगा। यहां वृत्त के द्वारा बनाया जा रहा था कोण, वो कोण कहलाया जा रहा था, लेकिन जो गोले के द्वारा बनाया जाएगा वो क्या कहलाया जाएगा? घनकोण कहलाया जाएगा। अब घनकोण क्या होता है? जिस तरीके से आपने कोण बराबर क्या पढ़ा हुआ है, चाप बटे त्रिज्या, ऐसे घनकोण बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। यानी कि इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, घनकोण ओमेगा बराबर ए बटे आर स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आई आपको? घनकोण होता क्या है? किसी गोले द्वारा या किसी गोले के पृष्ठ पर किसी सूक्ष्म अवयव द्वारा, सूक्ष्म भाग द्वारा, किसी पृष्ठीय अवयव द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है उसे हम घनकोण कहते हैं। और घनकोण बराबर होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। जैसे अगर इसमें हम इसका एरिया, ये जो आपको दिख रहा होगा, इसका एरिया DA लें और ये अगर हम केंद्र O लें और ये त्रिज्या R लें, तो यहाँ पे इस भाग द्वारा जो सेलेक्ट किया हुआ है, छायांकित भाग है, इसके द्वारा अंतरित घनकोण होगा d ओमेगा इक्वल टू DA अपॉन R स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आई आपको? कौन से रिलेट कर पा रहे हैं इसे? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता था, यहां घनकोण बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर होता है। घनकोण त्रिविमीय आकृति के लिए होता है, ये समतलीय के लिए था, एक समतल पे स्थित रेखाओं के लिए था, ये झुकाव के लिए था, चाप के लिए था ऐसे। और ये क्या कहते हैं, एक पृष्ठीय अवयव के लिए होता है, जो गोलाकार या कोई भी 3D पृष्ठीय अवयव है, उसके सूक्ष्म भाग अगर उसका DA है, त्रिज्या R है, तो केंद्र O पर अंतरित कोण आपका d ओमेगा बराबर DA अपॉन R स्क्वायर होगा। इसका मात्रक रेडियन होता था, आपको यहां ध्यान देना है। घनकोण का जो आपका मात्रक होता है, मैं यहां लिख देता हूं नीचे, इसका मात्रक जो होता है वो स्टेरेडियन होता है। आपने पढ़ा होगा, शायद आपको याद होगा कि ये कोण और घनकोण दोनों पूरक राशियां होती हैं, इसका मात्रक रेडियन होता है और इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? इतनी बात देख लीजिए आप एक मिनट के लिए। देख लिया आपने? एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें आप देख लीजिए, ये राशि कैसी होती है? घनकोण, ये मात्रक इसका ये हुआ। दूसरी चीज, हाँ, मात्रक के साथ साथ एक चीज मैं और हमेशा आपको बताता रहा हूं, विमा। याद आया? विमा, ऊपर भी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर, नीचे भी R स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये कैसी हो जाएगी? अनुपात है ये, तो ये कैसी राशि हो जाएगी? विमाहीन राशि होती है। ध्यान रखना है आपको। एक और चीज इसमें जो आपको याद रखो, ये अदिश राशि होती है। आप लोग को तीन चीजें इसके बारे में ध्यान रखनी है। अभी इसके पहले जो हम क्षेत्रफल सदिश पढ़ाए हुए थे वो सदिश होता है, लेकिन जो आपका घनकोण होता है ये अदिश राशि है, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, और ये विमाहीन राशि है। विमाहीन क्यों है? आपको पता है, ऊपर भी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है, नीचे R स्क्वायर है, R का मात्रक भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर हुआ, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अनुपात है ये, और अनुपात की कोई विमा नहीं होती, इसीलिए ये विमाहीन राशि है, मात्रक इसका स्टेरेडियन है, और यह एक अदिश राशि है। आपको ये भी ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, देखो आपको मैं बता भी देता हूं। देखो जैसे ये कोई एक गोला है, देखो टीम के जो मेंबर है वो गोला भी ढूंढ के ले आए आपके लिए,
पता नहीं कहीं से तोड़ ओड़ के ले आया क्या हुआ है, ये तो पूछने के बाद ही पता चलेगा। पर यहाँ देख पा रहे हो ये एक गोला है, समझ रहे हो? इसका कोई सूक्ष्म, इसका कोई केंद्र भी होगा अगर ये गोला है, दिख रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है पीछे से? हाँ, ये कोई गोला है तो इसका कोई केंद्र भी होगा। इसके केंद्र पे इसके किसी भाग द्वारा, जैसे 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 मान लो ये भाग है इसका, ये इसका भाग है, ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा टूटा हुआ, जहां से तोड़ के लाए ये लोग, ये आपको भाग दिख रहा है। इस भाग से इसके केंद्र पर अंतरित जो कोण होगा वो घनकोण कहलाएगा। या मैं आप समझाने के लिए कर दूं, जैसे ये गोला है तो पीछे से दिख रहा है, ये जैसे गोला है, ठीक है, दिख रहा है। अब इस पे हमने ये मान लो कोई भाग सेलेक्ट कर लिया, ये देखो ऐसे ऐसे दिख रहा होगा, इस पे दिख रहा है, ये देखो सेलेक्ट कर लिया भाग, दिखाई दे रहा है आपको ये छायांकित भाग। अब हमने इस भाग को यहां देखो, यहां से रिलेट करो, ये बोले ये जो डीए था, ये इसका आपका डीए ये है, इसके द्वारा इसके केंद्र पे अंतरित इस भाग द्वारा जो कोण होगा वो घनकोण कहलाएगा। जैसे ये बिल्कुल आप देखिए, जैसे ये माना है बिल्कुल ऐसे ये डीए था, ये इसकी कुछ त्रिज्या होगी तो घनकोण ओमेगा बराबर हो जाएगा डीए अपॉन आर स्क्वायर। डीए है ये भाग, जो ये क्षेत्रफल है ये हुआ डीए, और इसकी जो त्रिज्या हुई वो आर, तो इस भाग द्वारा केंद्र पर अंतरित जो कोण होगा वो डी ओमेगा निकलेगा आपका डीए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, बात आपको समझ में आई होगी। तो मैं आपको इसके बारे में केवल ये कुछ चीजें बता रहा था, ये तो सब बता दिया आप, तो वीडियो में आसानी से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अदिश राशि है, मात्रक स्टेरेडिन होता है, और ये एक ऐसी राशि है, यह एक विमाहीन राशि है। अब थोड़ी सी चीज के बारे में आप और देख लीजिए। जैसे किसी गोले की बात आई, जैसे मान लिया आपसे पूछा गया कि किसी गोले द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होता है, गोले द्वारा केंद्र पर अंतरित या बनाया गया घनकोण। ठीक, अब ये डी ओमेगा बराबर डी अपॉन आर स्क्वायर होता है। आप हमें बताओ कि गोला कितना बनाएगा, गोले द्वारा ये डीए जो होगा आपको कितना हो जाएगा, तब ओमेगा बराबर, आपको पता है गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, कितना निकला 4 पाई। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि किसी गोले द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण जो होता है वो कितना होता है, 4 पाई होता है। ये आपके आगे काम में आएगा, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसीलिए हमने आपको यहां नोट करके बता दिया, क्योंकि ये वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। ठीक, अच्छा एक चीज और, कि गोले के केंद्र पर आपका जो घनकोण निकला है वो अंतरित घनकोण है, वो आपका निकला हुआ है 4 पाई। ठीक, कोई भी पृष्ठीय क्षेत्रफल हो सकता है, जरूरी नहीं है ये गोला ही हो, आपका कोई भी पृष्ठीय क्षेत्रफल हो सकता है। ऐसे ये तो गोला बना दिया हमने, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसे 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 कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का पृष्ठ क्षेत्रफल हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि गोला ही हो। तो इस तरीके से हमने आपको घनकोण यहां समझाया। आप देख लीजिए घनकोण के बारे में जितनी आपके लिए आवश्यक जानकारियां थी वो यहां दे दी गई हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जो आपकी हेडिंग पड़ी हुई है यहां पे, वो है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, देख लिया आपने घनकोण, महत्वपूर्ण चीजें नोट कर लेंगे, आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे। ये कोण भी मिटाए देते हैं, क्योंकि जब आप घनकोण समझ गए हो तो कोण की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसे तो आपको सहायता के लिए लिखा गया था, जिससे आप समझ पाए। देखो इसके बाद मैं आपको बताता हूं, जो आपका आज का मुख्य चीज है वो है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स समझने की कोशिश करिए आप, पढ़ा होगा आपने, बहुत सरल परिभाषा है। क्या होता है
कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होता है। या हम शॉर्ट में लिख लें सीधा, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या या संख्या की माप। वैद्युत बल रेखाएं, आप वैद्युत क्षेत्र में वापस जाइए, आपको वैद्युत बल रेखाएं बताई हुई थी। तो किसी पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। कोई पृष्ठ है आपका, मान लो ये कोई पृष्ठ है, इस तरीके से वैद्युत बल रेखा जा रही, आपसे वैद्युत फ्लक्स की बात की जा रही। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, पृष्ठ से, जो आपका पृष्ठ दिया हुआ है, ये जो आपका पृष्ठ है, ये इससे होकर जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, ये जो आपकी वैद्युत बल रेखा गुजर रही है, इनकी माप या इनकी संख्या वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी वैद्युत फ्लक्स। साधारण भाषा में वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये बहुत सिंपल सी बात है जो आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज और आपको छोटी सी बता दूं जो थोड़ी सी मिस हो गई है, वो शायद इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। इसके पहले मैं यही छोड़ के यहां बता देता हूं। घन कोण में एक चीज मैंने आपको अभी छोड़ दी थी थोड़ी सी, वो महत्वपूर्ण भी है क्योंकि वो समझने में बड़ी दिक्कत होती है कुछ नहीं, बहुत सरल है, पर समझने में इसलिए दिक्कत होती है कि जैसे मान लिया घनकोण के टॉपिक में घन बतानी चाहिए थी आपको, पर थोड़ा सा यहाँ पे वो चीज, जैसे ये कोई आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये है आपका एन वेक्टर एन कैप, और ये आपका जो है वो है डी ए वेक्टर, इनके बीच जो आपका कोण है वो है थीटा। ये बहुत महत्वपूर्ण चाहिए, ये थोड़ी सी चीज रह गई थी इसमें, घनकोण से रिलेटेड है, थोड़ा सा ये देख लो, फिर मैं यहाँ वैद्युत फ्लक्स पे शुरू करता हूँ। ये घनकोण का रह गया था आपको। अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन है कि एन कैप और डीए को उसे मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश है, तब एन कैप व डीए के बीच कोण थीटा है। अगर ऐसी स्थिति है कभी, तब आपका जो डी ओमेगा होता है वो होता है डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका थोड़ी सी चीज रह गई थी। अब ये होता क्या है, ये आप थोड़ी सी चीज समझो कि ये क्यों होता है। आप देखो, ये जो आपका है, ये एन कैप है, ओ को बिंदु ओ को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश है। डीए वेक्टर आपको पता है हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, ठीक। तब जो आपका कोण यहां अंतरित करेगा वो ये भाग नहीं करेगा, बल्कि कौन सा भाग करेगा, आपका ऐसे कोई भाग बनेगा, वो भाग यहां पर आपका कोण, या ये भाग, बात वही है, ये सारे कोण बराबर हैं, ये कुछ भी है, ये जो छायांकित भाग है, यानी कि इसका ये जो डीए का cos थीटा वाला घटक होगा, वो केंद्र पर या बिंदु ओ पर कोण बनाएगा। इस बात को देख लो, इसमें बड़ी दिक्कत होती है सबको कि ये जो भाग हैं, ये इस तरीके से थोड़ा हो गया है, ऐसे करके आप मान कर सकते हो, ये जो छायांकित भाग है सब बराबर होंगे, तो ये डी ओमेगा ये पूरा भाग नहीं करेगा अंतरित, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच कोण थीटा है, ये डीए वेक्टर है, ये एन वेक्टर है, इनके बीच कोण थीटा है। तो यहाँ पे जो आपका डी ओमेगा होगा वो इसका ये छायांकित भाग यानी कि डीए कॉस थीटा, डीए का कॉस थीटा वाला घटक जो होगा आपका, वो यहाँ पर आपका कोण अंतरित करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपका डी ओमेगा इक्वल टू डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये गॉसेस थ्योरम में भी आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, तो इसे एक बार आप देख लीजिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये घन कोण से रिलेटेड है, जो वहां आपको छोड़ा हुआ था घन कोण, उसी के आगे की एक चीज है ये। फिर मैं यहाँ आपको तुरंत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पे आता हूं, देख लीजिए इसे। हाँ, तो ये घन कोण आप यहाँ पे देख ले रहे हैं, इसे मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ये आपको डीए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर थोड़ा सा याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं वैद्युत फ्लक्स आपको क्या बताया हुआ था। वैद्युत फ्लक्स हमने आपको बताया हुआ था कि इससे गुजरने वाली, जैसे मैं यहाँ आपको एक माना के चल रहा हूँ, इस क्षेत्रफल से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, 3, तो आपका वैद्युत फ्लक्स 3 होगा या इन्हीं 3 रेखाओं के कारण होगा।
तो क्षेत्र से जितनी रेखाएं, क्षेत्र जितनी पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजर रहा है, वो बल रेखाएं हैं, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, ये महत्वपूर्ण है। पृष्ठ को आप छोड़ दो कोई मतलब नहीं है। जैसे ये देखो, ये मान लो आपकी बल रेखा है, तो कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं इस पृष्ठ से, ये महत्वपूर्ण है। ऐसे में पृष्ठ, ऐसे में फ्लक्स यहां नहीं गुजर रही है, ऐसे में गुजर रही है। बात समझ रहे होंगे आप। तो किसी, ये जैसे पृष्ठ था मान लो, तो इससे होकर कितनी अविलंबवत, कैसे, यहां ये चीज महत्वपूर्ण होती है। मैं इस चित्र से आपको ये बताने वाला हूं। जैसे ये है, देखो अभी कोई बल रेखा नहीं गुजर रही है, मान लो चल बल रेखा मान ली हमने, नहीं गुजर रही, लेकिन अब तो अविलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप वो वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। किसी पृष्ठ के अविलंबवत क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप, यानी कि आपको यहां पे महत्वपूर्ण बात रखनी है, किसी पृष्ठ के अविलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अविलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वो क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब यहां पर आपको थोड़ी सी चीज समझ में आनी चाहिए। क्या चीज समझ में आनी चाहिए, मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे मान लो ये आपकी बल रेखाएं थी, ये आपकी बल रेखाएं थी, ठीक, चार, मान लो चार बल रेखाएं हैं, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, और ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अविलंबन क्षेत्रफल ये नहीं, इससे ये बल रेखाएं गुजर रही है। तो आप बताइए इससे कितनी बल रेखाएं गुजर पाएंगी, या तो एक गुजर पाएगी या दो गुजर पाएंगी, ठीक, बात समझ रहे ना। अब इसी स्थिति को आप दूसरे से देखिए, रेखाएं ऐसी हैं लेकिन अब आपका पृष्ठ क्षेत्रफल ऐसा हो गया, तो अब आप देखिए कि इससे चारों बल रेखाएं गुजर जाएंगी, गुजरेगी ना, दिखाई दे रहा है आपको। इससे आपको क्या दिमाग में एकदम समझ में आई, इससे आपको यह समझ में आई कि अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल ए, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा, ए ज्यादा होगा, तो फ्लक्स का मान भी ज्यादा होगा। यानी कि जो आपका फ्लक्स है फाई, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई इसलिए लगा देते हैं क्योंकि वैद्युत फ्लक्स फाई इलेक्ट्रिक, जो आपका फाई ई होगा वो ए पर डिपेंड करेगा। और कैसे डिपेंड करेगा, अगर ए ज्यादा होगा, ए ज्यादा होगा तो फ्लक्स का मान भी ज्यादा होगा। पहली बात आपको ये समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज आप समझो, बाई चांस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दी, यानी कि बहुत सारी रेखाएं गुजरने लगी, बहुत सारी रेखाएं आ गई। जैसे अभी आपका ये था, इससे आपकी चार गुजर रही थी, ठीक है, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल से चार गुजर रही थी, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया, तो मान लो ये पांचों गुजरने लगी हैं। ये देखो पांचों, अंगूठा समेत पांच है ना, ये पांचों गुजरने लगी ऐसे अविलंबन, तो भी फ्लक्स बढ़ जाएगा। दूसरी चीज आप क्या समझे, दूसरी चीज आप समझे कि अगर ई बढ़ा दोगे आप तो भी फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो फाई जो होता है वो ई पे भी डिपेंड होता है, और कैसे डिपेंड होता है, अनुक्रमानुपाती वाला। मतलब अगर आप ए बढ़ाओगे, एरिया ज्यादा होगा तो बल रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी, आपका ई ज्यादा होगा तो बल रेखाएं ज्यादा हो जाएंगी, एरिया भले ही उतना सा हो, बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी तो भी गुजरेगा। कहने का मतलब आपका ये है, जो फाई होता है वो ए पर और ई पर दोनों पर निर्भर होता है। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो फाई ई क्या होता है, फाई ई को अगर हम लिखें तो फाई ई इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। कहने का मतलब किसी भी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स होता है वो ई वेक्टर डॉट, समझ रहे हो, कॉस थीटा वाला डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों के वेक्टरों के डॉट गुणन के समाकलन के बराबर होता है। ये आपका ओरिजिनल फार्मूला है।
ये और एक और महत्वपूर्ण चीज मैं यहां बता दूं, इसे हम जनरली ऐसे लिख देते हैं कि ये ई ए कॉस थीटा, फिर बाद में से ऐसे करके ऐसे खोल के लिख देते हैं ई ए कॉस थीटा, या ई डी ए कॉस थीटा भी हम लिख दें, ये ऐसे करके आपने पढ़ा होगा इस तरीके से ई ए कॉस थीटा भी लिख देते हैं अगर वो इंटीग्रेशन के बाद। इन दोनों चीजों में क्या अंतर है, इतनी सी बात आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका हमेशा वैलिड है, यानी कि ये तब भी वैलिड है जब आपका ई एक समान नहीं है, हो या ना हो, दोनों के लिए एक समान हो या ना हो। ये हमेशा आपका इंटीग्रेशन के बाद, समाकलन के बाद निकालोगे तो थोड़ा 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 सबके लिए ई अलग, सबके लिए ए अलग, सबके लिए ई अलग, सबके लिए ए अलग, और थोड़ा थोड़ा आप जोड़ दोगे तो टोटल आपका समाकलन निकलेगा इंटीग्रेशन करोगे जब आप। तो ये, लेकिन ये जो आपका होता है, ये हम ये मान लेते हैं कि ई, ये कैसे निकलता है आपको लोगों को याद होगा, मैं बता दूं। अगर ई एक समान है तो ई ऐसे कर लेते हो आप, इंटीग्रेशन ऑफ इसके बीच कोण भी देख लेते हो आप, तो ई डी ए करके ऐसे लिख देते हो, फिर ये डी ए को ए मान लेते हो तो ई ए कर देते हो। ये तब के लिए होता है जब ई एक समान है। छोटी सी बात है पर आपको दिमाग में रखनी है, ये हमेशा वैलिड होता है, और ये जब ई एक समान है तो इस तरीके से ये cos थीटा है, ये cos थीटा है, इस तरीके से ये करके हम लिख देते हैं। ठीक, ये आपको थोड़ी सी चीज रखनी है। ये होता है आपका वैद्युत फ्लक्स। तो आपको क्या पता चला, एक चीज और आपको पता चला, ई ए कॉस थीटा फाई ई बराबर, मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, ई ए कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा पर भी डिपेंडेंट होता है। अब कॉस थीटा पे कैसे डिपेंडेंट होता है, कॉस थीटा पे ऐसे डिपेंडेंट होता है कि मान लो आपका ई है ये, और इस तरीके से अभी था, अब आपका कोण अभी ऐसे था तो आपका कोण बदल गया इस तरीके से, जैसे अभी इस तरीके से था, ऐसे कुछ कोण हो गया। जब कोण हो गया तो आपको यह देखना पड़ेगा कि इसके अभिलंबवत कौन सी बल रेखा, कौन सा घटक गुजर रहा है, पृष्ठ के अभिलंबवत कौन सा घटक गुजर रहा है। जैसे कहने का मतलब ये कोई पृष्ठ क्षेत्रफल था, इसे मिटाकर एक मिनट की, ये तो आपने देख लिया होगा। घनकोण ये महत्वपूर्ण था, थोड़ा सा घनकोण के साथ ही इसे पढ़ लेना, थोड़ा सा समझाने में इधर हो गया था, मैं इसे मिटा देता हूँ। आज का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। देखो, अब यहां पर आपको जो महत्वपूर्ण चीज देखनी है, आज का थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि गॉस में अगले में करा दूंगा, ये इतना ही इसमें रहने देंगे फ्लक्स तक। यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है जो लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है इसमें, थीटा। ये जो थीटा है, थीटा यहाँ पे है क्या, थीटा जो है आपका वो ई और ए के बीच, यानी कि ई व डी ए के बीच कोण है। ये चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको समझने में ही दिक्कत हो जाती है। जैसे मैं बताऊं आपको कि यदि थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 का क्या मतलब हुआ, समझने वाले लोग ध्यान दें। थीटा बराबर 0 का मतलब हुआ ई व डी ए के बीच कोण 0 है। पर डीए क्या है, डीए है ए के अभिलंबवत, यानी कि यहां आप देखो, ये यहां देखो, ये जैसे थीटा था, थीटा 0 है, थीटा 0 का मतलब मान लो आपका जो ध्यान देना, ये आपका है, ये क्या है, ये जो अभिलंबवत सदिश होता है वो क्या होता है, डीए, और इसी दिशा में आपका ई वेक्टर है। इस तरीके से इन दोनों के बीच कोण 0 होने का मतलब क्या हुआ, ये एक आपका डीए वेक्टर और ई एक है आपका, वो एक आपका ई वेक्टर है। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या है, ऐसे आप देखो इन दोनों के बीच तो कोण 0 है, किसके, डीए और ई के बीच में। लेकिन अगर ई और सतह की बात की जाए, सतह आपकी ये है, यानी कि जब डीए और ए के बीच कोण 0 होगा, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है, जब ई और डीए के बीच कोण 0 होगा तो सतह का क्या सिस्टम होगा, सतह जो है वो सतह 0 है क्या, सतह अभिलंबवत है।
सतह तो अवलंब, सतह का जो पृष्ठ है ये तो ई के अवलंबवत है, लेकिन ये जो है ये क्या हुआ, ये शून्य हुआ। बात समझ गए? इनमें एक क्या है, एक है डीए और एक है ए, इन दोनों के बीच कोण शून्य है, तब फ्लक्स कितना होता है आपको पता है, तब फ्लक्स क्या हो जाएगा अगर हम निकालें, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपका क्या हो जाएगा ई ए, माना वैसे मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से। लेकिन यदि थीटा इक्वल टू 90, बात समझ में आया है, ई व डीए के बीच कोण, मैं बार बार इस चीज को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, आपको समझने में दिक्कत होगी। ई व डीए के बीच कोण 90 है। अब क्या हो रहा है, ई आपका ये था, ठीक है, ई इस तरीके से हम बनाए हुए थे पहले वाले में। अब जो आपका सतह है, अब वो सतह आपकी क्या कहते हैं, इस तरीके से नहीं होगी। पहले जो सतह हो रही थी और अवलंबित हो रही थी, अब सतह कैसी हो जाएगी, अब सतह हो जाएगी समांतर। यानी कि आपका मान लो क्षेत्र इस तरीके से है, एक माना कि ऐसा है आपका कोई क्षेत्र, ये मान लो, और आपका डीए वेक्टर कैसा है, डीए वेक्टर ऐसा है। अब तब दोनों के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, ये दोनों मार्कर जो आपके हैं कितने 90 अंश का कोण बन रहा है। फिर से देख लीजिए थोड़ा सा, ये देखो अब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये आपका ई वेक्टर है और ये आपका जो अविलंबित है वो डीए वेक्टर है, दोनों के बीच कोण कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का। लेकिन इस स्थिति में क्या हो रहा है, सतह आपकी और ई वेक्टर है वो समांतर हैं। ये चीज ध्यान देना है आपको, ये यहां पर दिक्कत हो जाती है। तो अब समझने वाले लोगों ने इतने में समझ लिया होगा। तब आपका क्या हो जाएगा, तब फाई आपका हो जाएगा या फाई ई हो जाएगा आपका ई ए कॉस 90, और cos 90 मतलब 0, तब आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो जब थीटा 0 है तब ये ई होगा, और जब थीटा 90 है तो आपका ये 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन थीटा क्या है, पृष्ठ की सतह नहीं देखनी इसमें आपको, पृष्ठ की सतह का ध्यान नहीं देगा, आपने सतह की ध्यान रखी तो आप गड़बड़ कर जाओगे। जो आपका थीटा है वो है आपका ई डीए, ई डीए, ई डीए, ई डीए, इन्हीं को ध्यान रखना है आपको। ये थीटा है, पृष्ठ की सतह को एक दफे से आपको भूल जाना है बिल्कुल भी। बात आपको समझ में आई, ई डीए आपको दिख रहा होगा, ये आपका थीटा है, ठीक। तो ये आपकी जो अभी हमने आपको बताया वो ये बताया कि, और यही होता है कॉस के लिए, ठीक है। कॉस का आप ये भी समझते हो, अगर दोनों के बीच जैसे ये है इस तरीके से कोई ऐसे बना हुआ है, तो फिर आपको क्या कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वो कॉस वाला कंपोनेंट। ये हमने आपको बता दिया, ये बताने की आपको कोई जरूरत नहीं। अब जो महत्वपूर्ण बात आई वो मैं यहां पे बात कर लूं आपकी छोटी सी मात्रक, मात्रक बताने की किसी को कोई जरूरत ही नहीं है। ई ए, ई का मात्रक फाई बराबर क्या है, मैं फिर बता दूं, फाई ई या फाई ई ए होता है। कॉस को थोड़ी देर के लिए छोड़ लो, ये देखो ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर, यही तो होता है, याद आ रहा है, एफ बराबर क्यू ई से। फिर यहां एफ बराबर क्यू ई, याद आ रहा है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू, एफ मतलब न्यूटन, क्यू मतलब कूलाम। तो ई का मात्रक आता था, ध्यान करो, पहले आपको बताया हुआ है। तो ये न्यूटन पर कूलाम और ए मतलब मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो आपका मात्रक निकल के क्या आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। किसी को कोई दिक्कत? अब एक चीज अगली, ये ऊपर वाला मिटा दे रहा है के लिए, ये तो देख लिया था, ये भी आपने देख लिया था, ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं क्योंकि यहां पर आपको थोड़ी सी चीजें और बतानी है फ्लक्स से रिलेटेड बस। देखो क्या बता रहे थे आपको, मात्रक क्या निकल के आया, अभी आपको बताया हुआ है।
पाई बराबर ई ए, ई का न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका मात्रक निकल के आया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब यहाँ पे आप आगे देखो, मात्रक के बाद दूसरी चीज में हमेशा क्या निकलवाता हूं, विमा। ध्यान करो, मैं एकदम नहीं लिख रहा हूं आपको, आप सीखिए समझिए। न्यूटन, न्यूटन की क्या होती है, एम एल टी माइनस, किसे दिक्कत है, मीटर स्क्वायर, मीटर का एल यानी कि एल का स्क्वायर, किसे दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आपको इसमें। और ये क्या होता है, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड याद आ रहा होगा, क्यू का कई बार बताया हुआ है, जरा से लगाओ करो, एम, एम का एम हो गया, ठीक है, एल, एल देखो एल 2 और ये मिलके कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। यहाँ पे टी देखो, टी ये 2 थी और 1 हो जाएगी तो टी माइनस 3 हो गई। अब क्या बचा, ए, तो ए का -1 हो गया। किसे दिक्कत हुई, देख लीजिए कितना सरल है ये। विमा देख ली। अब अगर आपका एमकेएस पद्धति में मात्रक पूछा जाए, इसी से निकाल दो, क्या करना है, ये एम, एम मतलब किलोग्राम, कोई दिक्कत, एल, एल मतलब लंबाई, लंबाई मतलब मीटर का क्यूब, टी, टी मतलब बताओ क्या होगा, समय, तो सेकंड -3 और ये एम्पियर -1, ये देखो मात्रक निकल के आ गया। इसी विमा से एम किलोग्राम, एल मीटर क्यूब, टी सेकंड की घात -3, एम्पियर, एम्पियर की घात घटक, ये एमकेएस में मात्रक निकल के आ गया। तो आप देखो, ये इसका मात्रक, ऐसा ही मात्रक जो है, ये इसकी विमा है, और ये इसका एमकेएस पद्धति में अगर मात्रक पूछा जाए तो ये मात्रक है। एक चीज और आपको मैं बता दूं कि ये राशि कैसी होती है, ये तो महत्वपूर्ण बात, ये भी मोटे मोटे अक्षरों में सबसे लास्ट में बता रहा हूं, सबसे सुंदर लिखने की कोशिश कर रहे हैं इसे। कैसी राशि होती है ये, अदिश राशि है। तो आप फ्लक्स सारा समझ गए, एक बार रिवीजन कर लो। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी कि किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, अभिलंबवत, ये चीज बहुत ध्यान रखनी है आपको, अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप। कैसी राशि होती है, अदिश। मात्रक क्या होता है इसका, कि न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। एमकेएस में क्या मात्रक होता है, किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड -3 एम्पियर -1। विमा क्या होती है, ये कोण पे किस तरीके से डिपेंडेंट करता है, ये फ्लक्स के बारे में ये पूरी जो चीजें हैं आप सारी देख चुके हैं, एक बार देख लीजिए इसे बोर्ड पे जल्दी से। थोड़ी सी चीजें इसके बारे में और बताऊंगा और आज यहीं पे मैं रोक दूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो तुरंत मैं एक बार देख लिया होगा आप सबने, बिठा देता हूं, ठीक है, ओके। थोड़ी सी और 5 मिनट का समय आपका और लूंगा बस आज फ्लक्स समझाने में आपको, लेकिन आपको फ्लक्स जरूरी भी था समझना, तो अगर ये समय लगा हुआ है तो आप सीख भी पा रहे हैं। देखिए थोड़ी सी चीज आपको क्या और रह गई है बताने को, वो देख लीजिए। जैसे पहली चीज आपके लिए ये है, फ्लक्स से संबंधित ही है। पहली चीज ये, यदि वैद्युत बल रेखा पास पास है, ये हमने पहले भी बताया हुआ था आपको, जब ई ज्यादा होता है, यदि बल रेखाएं ज्यादा गीला हो गया ये, इसका आंसर लिखा हुआ है, देखो, यदि बल रेखाएं पास पास है, यानी कि बल रेखाएं पास पास है, इस स्थिति में, और बल रेखाएं दूर दूर है, इस स्थिति देख के बता सकते हो। जहां बल रेखा पास पास, जैसे आपसे पूछा जाए ये पॉइंट है,
और आपसे पूछा जाए ये एक कोई V पॉइंट है, मान लो ये V है, आपसे पूछा जाए बताओ A पर फ्लक्स ज्यादा होगा या V पे, तो आपको कह देना A पे। क्यों? वैद्युत बल रेखा पास पास है। तो ये चीज क्या हुई कि जहां वैद्युत बल रेखा पास पास है वहां फ्लक्स अधिक होगा, और जहां पर वैद्युत बल रेखा दूर दूर है वहां फ्लक्स कम होगा। ये बात आपको समझ में आई। दूसरी चीज इसमें आप एक और इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, कोई भी इस तरीके से बंद पृष्ठ, अभी आपको जब घनकोण बताए हुए थे तो बंद पृष्ठ की बात कर रहे थे, अगर कोई बंद पृष्ठ है और वैद्युत बल रेखाएं हैं जो वो वैद्युत पृष्ठ से ऐसे बाहर हो इस तरीके, ये अभी आगे भी बताएंगे पर ऐसे आप देख लीजिए कि बंद पृष्ठ से ऐसे वैद्युत बल रेखा गुजर रही है इस तरीके से, केवल समझने के लिए आप समझ लीजिए। तो इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल नेट फ्लक्स जो होगा, कुल या नेट फ्लक्स जो होगा वो होगा आपका शून्य। अब ये क्यों होगा इसके बारे में आपको मैं फिर बताऊंगा, लेकिन अभी ये फ्लक्स कितना होगा, वो फ्लक्स शून्य होगा। क्यों? क्योंकि अंदर जाने वाला फ्लक्स नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये अगर मैं आगे भी बताऊंगा ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, कुल मिला के ये कितना होता है, ये शून्य होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि इसी को हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ के अंदर अगर कोई आवेश नहीं है, इनसाइड ये क्यू ये बाहर रखा हुआ है, तो जो आपका नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 0। जैसे मैं आपको देख ये बता दूं, यहाँ पे ये भी हो चुका है, जैसे छोड़ दे, यहाँ देखिए जैसे आपसे पूछा गया है कि ये क्यों रखा है, इस पृष्ठ से निर्गत आपका जो है वो नेट फ्लक्स कितना होगा, क्यों बाहर है तो नेट फ्लक्स कितना होगा, वो होगा 0। क्यों अगर अंदर होगा तो नेट फ्लक्स होगा, लेकिन क्यों अगर बाहर है तो नेट फ्लक्स नहीं होगा। इसी में अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा सा बता दूं जो ये चीज मैं बता रहा था आपको कि अगर इस पृष्ठ के किसी अवयव से देखा जाए, सूक्ष्म अवयव से, तो कुछ फ्लक्स होगा, लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठ से देखा जाए, यानी कि अंदर और फिर बाहर भी जो निकल रही है, तो फ्लक्स कितना होगा, शून्य। तो यहां हमने इसीलिए लिख दिया नेट फ्लक्स। अगर आवेश अंदर नहीं है, अगर क्यू, मैं फिर बता दूं आपको, यही गॉस थ्योरम होती है, इसी के आगे आप सीधा गॉस थ्योरम में पहुंचोगे। अगर क्यू अंदर होगा तो फ्लक्स होगा नेट फ्लक्स, लेकिन अगर क्यू बाहर है तो नेट फ्लक्स कितना होगा, शून्य होगा। और आज के लिए केवल इतना ही। अब आपने यहाँ पे, चूंकि अगर आज की बात की जाए तो आपने कुछ चीजें सीखी, जैसे क्षेत्रफल सदिश सीखा, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, दूसरा आपने घनकोण सीखा, और तीसरा आपने वैद्युत फ्लक्स, और इसके बारे में जो भी संभव जानकारियां थी वो हमने आपको बताई हुई थी। बताना तो आज गॉस की प्रमेय भी चाहते थे, लेकिन गॉस की प्रमेय आज नहीं हो पाएगी, ये अगले आपको पार्ट में मैं बताऊंगा। तो ये सारी चीजें आपने समझ ली हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होंगी। आप खूब मन लगा के पढ़िए, पेपर आपके बहुत नजदीक आ गए हैं, तो आप पूरा अपनी ताकत, जो पूरी ऊर्जा है वो आप पढ़ाई में झोंक दीजिए, क्योंकि अच्छे नंबर और टॉपर बनना जो आपका सपना है वो आपका इंतजार कर रहा है। उसके लिए आप खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।